दोस्तों, डिस्कवरी इंस्टीट्यूट ललितपुर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल एक जितने भी विषय होते हैं सभी विषय में बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग विषय है। अभी आप लोगों ने जैसा भी पढ़ा हो, जिनसे भी पढ़ा हो, लेकिन भूगोल जितना इंटरेस्टिंग विषय और प्रैक्टिकल विषय है उतना शायद होंगे, लेकिन ये चीज़ जो भूगोल है हमारे आसपास ही एकदम से इतनी अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है कि हम उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं डेली ही देखते रहते हैं। तो भूगोल एक रुचिकर सब्जेक्ट है अब, और हम उसे एक प्रैक्टिकल या व्यवहारिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भूगोल ही वह सब्जेक्ट है जिससे हमारी दैनिक जीवन की अनेक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि चाहे वो हमारा अर्थशास्त्र हो, एक सब्जेक्ट के रूप में भी ले रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि चाहे वो हमारा अर्थ हो या अर्थ से लेना देना कोई भी चीज़ हो, इसलिए हम उसे अर्थशास्त्र की संज्ञा दे रहे हैं। चाहे हमारा अर्थशास्त्र हो, चाहे हमारे रीति रिवाज हो, चाहे संस्कार हो, कहीं ना कहीं वह भूगोल से अत्यधिक प्रभावित जरूर होते हैं। क्या आपने सोचा है दोस्तों कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, मतलब वह प्रदेश जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, इसके बावजूद भी वहाँ पर खनिज संसाधन अधिक पाए जाते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खनिज संसाधन अधिक पाए जाते हैं, इसके बावजूद भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अधिकतर जो देश हैं वो गरीब हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक खनिज संसाधन हैं, इसके बावजूद भी वो गरीब है, और शीत कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उतने संसाधन नहीं हैं, इसके बाद भी वो अमीर है। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यदि नहीं सोचा है तो अब सोचना प्रारंभ कर दीजिए, और इसका आंसर भी भूगोल में धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें हम नहीं सोचते हैं और उसका रीज़न कुछ और मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूगोल से जुड़ी हुई है। इन सभी क्वेश्चन और सवालों का जवाब हम भूगोल के पढ़ते हुए उसके दौरान मिलता जाएगा और उसको हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो हमें एक सामान्य अध्ययन की भी दृष्टि से भूगोल पढ़ना है, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ हमें उसके प्रति अवेयरनेस भी लाना है, ताकि भूगोल एक इंटरेस्टिंग और रुचिकर बन सके। जब हम अकेला उस सब्जेक्ट को या भूगोल को सामान्य अध्ययन की दृष्टि से पढ़ते हैं तो वो हमें बोरियर, ठीक है, उबाऊपन उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम उसे ऐसा क्यों होता है, बारिश यहाँ क्यों अधिक होती है, यहाँ पर जंगल क्यों अधिक हैं, यही क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्यों हैं, यहाँ पर रेगिस्तान क्यों हैं, ऐसे क्वेश्चन जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब हमें उसके प्रति रुचि पैदा होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है। तो हर चीज़ में जब हम पढ़ते हैं, जब कोई भी बड़ा चेंजेस होता है, कभी जब कोई भी बड़ा परिवर्तन होता है, तो हमें दिमाग में ज़रूर एक जिज्ञासा डालनी, ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में ही क्यों रेगिस्तान है, राजस्थान में ही क्यों रेगिस्तान है, जम्मू कश्मीर में ही क्यों बर्फ़ है, ये सोचना चाहिए। राजस्थान में रेगिस्तान क्यों है, उड़ीसा में क्यों नहीं है, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं है, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है, राजस्थान में ही क्यों रेगिस्तान हो गया है? अगर इस रेगिस्तान वहाँ पर है तो आगे रेगिस्तान कहाँ पर हो सकता है? रेगिस्तान और उपजाऊ मिट्टी दोनों चीज़ें विरोधी हैं लगभग, और हमें ये चीज़ जो सोचना पड़ेगा वो किसी ना किसी कहीं ना कहीं हद तक जलवायु से संबंधित है, और जलवायु भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इन चीज़ों के सारे क्वेश्चन जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे, इन सभी क्वेश्चन के जवाब उस अध्याय में आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उन पॉइंटों को समझते चलेंगे। चूँकि हम अभी जो भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी या खगोल की से स्टार्ट कर रहे हैं,
थोड़ा उसमें फैक्चुअल पार्ट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उन्हें देखने के बाद हम भूगोल के अन्य पोर्शन पे जाएंगे। जैसे कि हमने देखा है कि भूगोल, सामने लिखा हुआ है कि भूगोल क्या है। ये भूगोल की परिभाषा लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ये हमने इंटरनेट से ली है। आपको कहीं परिभाषा लिखनी नहीं है, सिर्फ भूगोल के संबंध में, भूगोल क्या है इसके संबंध में सिर्फ एक अवधारणा विकसित करनी है कि भूगोल क्या है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। सामान्य तौर पे हम कहें तो भूगोल, भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब जो गोल है, या जियोग्राफी कह सकते हैं। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब अध्ययन, जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, वो जियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, बस हमें यही अवधारणा विकसित करना है, परिभाषा कोई रटना नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी एकेडमिक क्षेत्र में एग्ज़ाम देने वाले नहीं हो। ठीक है, तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो फैक्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भूगोल के जनक कौन है या भूगोल के पितामह कौन है, केटीएस, और वर्तमान भूगोल के पिता या जनक कौन है, हमबोल्ट। यही दोनों पॉइंट याद रखना है, बाकी पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखता है। जैसे कि गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, व्यवस्थित भूगोल के जनक, इन क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है और कभी आते भी नहीं है। सिर्फ आप यही दो चीज़ याद रखो, ठीक है, कि भूगोल के जनक कौन है और वर्तमान भूगोल के जनक, ये दो ही इम्पोर्टेंट है, बाकी अन्य कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सामान्य अध्ययन पढ़ते समय ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें छोड़ना है, वरना हम भूगोल ही कम से कम 1 साल तक पढ़ते रहेंगे और उसी में पीएचडी कर लेंगे। ठीक है, तो अपन को किसी भी सब्जेक्ट को एक पीएचडी बेस पर या रिसर्च बेस पर नहीं पढ़ना है, एक सामान्य अध्ययन की दृष्टि से पढ़ना है और एग्ज़ाम का तरीका देखना है कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते पढ़ते हम ये भी बताएंगे कि एक क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना क्यों अधिक है। ठीक है, तो 2 फैक्ट हैं, भूगोल के जनक कौन है, केटीएस, और वर्तमान भूगोल के पिता कौन है, हमबोल्ट साहब। ठीक है, आगे देखें, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? जो भी द्रव्य या ऊर्जा है वो सब का सब क्या है, ब्रह्मांड। यह एक अवधारणा है। ठीक है, और ब्रह्मांड की परिभाषा सामने दी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं और इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिखी गई है आपके लिए। तो ब्रह्मांड जो कि द्रव्य और ऊर्जा है वो ब्रह्मांड है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व में ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी, एक घटना हुई थी, बिग बैंग की घटना, उससे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो चाहे हम ये कह लें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, 13.7 वर्ष पूर्व, या ये कह लें कि बिग बैंग की घटना कब हुई थी, 13.7 वर्ष पूर्व, और ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 4.5 जो अरब वर्ष है, इन वर्षों, इतने वर्ष पहले हमारी जो पृथ्वी है वो अस्तित्व में आई। तो 2 चीज़ें याद रखना है, एक तो 13.7 अरब वर्ष ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई। एक कुछ बहुत सारे फैक्ट हैं जो अपन को याद नहीं करना है, कुछ फैक्ट हैं जिसे हम ले लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेशली फैक्चुअली एग्जाम में, सिर्फ वही फैक्ट ले रहे हैं। एक 13.7, एक 4.5 अरब वर्ष। एक आया है गॉट पार्टिकल और हिग्स बोसॉन। एक किस चीज़ का नाम है? एक जेनेवा में एक रिसर्च हो रही है कि ब्रह्मांड की वास्तविक उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में जानने के लिए, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो गॉट पार्टिकल है उसी से ही संभावना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो जेनेवा में एक रिसर्च चल रही है जिसमें गॉट पार्टिकल या हिग्स बोसॉन की उत्पत्ति के निर्माण की संभावना है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत हैं, एक बिग बैंग थ्योरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक स्थिर अवस्था का सिद्धांत जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिग बैंग थ्योरी जिसने दी थी, या ये सिद्धांत जिसने दिया था, वो लेमेंटियर साहब हैं। लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। इनका कहना है कि
जो ब्रह्मांड है जब से इसकी उत्पत्ति हुई तब से जाके कंटिन्यू फैल रहा है, उसमें विस्तार हो रहा है। और इसके रूप में उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि जो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी है वो बढ़ रही है। बस यही 2 पॉइंट याद रखना है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है, उसके ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा है, यानी कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। और एक स्थिरावस्था का सिद्धांत है जो थॉमस गोल्ड या और हर्मन बॉन्डी ने दिया था। स्थिरावस्था का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, उनका मानना था कि जो ब्रह्मांड है उसमें विस्तार नहीं हो रहा है, अपितु वो स्थिर अवस्था में है। लेकिन जो सबसे अधिक मान्य थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, इसलिए इसे याद रखना है, इसे लेमेंटियर ने दिया था। और बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग की घटना कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ओके, अब देख लेते हैं मंदाकिनी या गैलेक्सी किसे कहते हैं। गैलेक्सी अरबों तारों का समूह है और जिसमें अरबों सौरमंडल होंगे। आप जानते ही हैं कि ब्रह्मांड बहुत विस्तार है, अरबों गैलेक्सीज हैं ब्रह्मांड में, हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और हर तारा के अपना अपना सौरमंडल है और हर सौरमंडल में बहुत सारे पिंड जो है अपने अपने तारे के चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें एक सौरमंडल अपना भी है। और उस सौरमंडल में एक पिंड का नाम पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं और उस पृथ्वी के एक छोटे से बिंदु पर हम निवास करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े ब्रह्मांड में हम सिर्फ एक मच्छर के जितने भी नहीं हैं। मच्छर तो बहुत बड़ा हो गया है, मच्छर से भी हम बहुत सूक्ष्म हैं। तो हमारी स्थिति या अस्तित्व जिसे हम बहुत विशाल समझते हैं कि हम हैं तो कोई नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। और इस पृथ्वी पर कई सभ्यताएं आई हैं, कई नष्ट हो चुकी हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना ही है, आई है और नष्ट हो गई है। और ऐसा भी कहा जाता है विज्ञानों का कि कभी न कभी ये सभ्यता भी नष्ट होगी। ठीक है, तो दार्शनिक दृष्टि से हम फिर अपनी भूगोल की तरफ चलते हैं। मंदाकिनी क्या है? अपन को यही अवधारणा विकसित करना है कि कई तारों का समूह है, अरबों तारों का समूह है। भारत में इसे मंदाकिनी भी कहते हैं, जैसा कि इसके अंडरलाइन है, मंदाकिनी भी कहते हैं, स्वर्णगंगा, स्वर्ण नदी, सुर नदी, आकाश नदी, देव नदी, नागवीति, हरिताली। ये नाम जरूर याद रखना क्योंकि परीक्षाएं पूछे जा सकते हैं कि जो गैलेक्सी है भारत मतलब जिस पे पृथ्वी है, अपनी जो गैलेक्सी है उसके नाम क्या है? स्वर्णगंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है? दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं, उसका नाम है। इसमें 2 फैक्ट दिए हैं, एक तो दिया गया है दुग्ध मेखला या मिल्की वे और दूसरा वर्ड दिया गया है देवयानी। ये दोनों याद रखना है। जो दुग्ध मेखला है वो अपनी आकाशगंगा है जिसमें हमारी पृथ्वी रहती है, और जो देवयानी है जिसका इंग्लिश में नाम एंड्रोमेडा है, ध्यान रखना दोनों नाम, कभी कभी इंग्लिश नाम भी पूछ लिया जाता है, वो मिल्की वे के सबसे करीब मंदाकिनी है। समझ में आ रहा है? जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके सबसे करीब जो गैलेक्सी है वो देवयानी है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के सबसे करीब कौन सी गैलेक्सी है? तो उसका नाम है देवयानी। आकाशगंगा या गैलेक्सी कई प्रकार की हो सकती हैं, सर्पिलाकार भी हो सकती हैं, दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती हैं। तो मिल्की वे जो है वो सर्पिलाकार है और सर्पिलाकार जो आकाशगंगा या गैलेक्सी होती है उनका विस्तार सबसे अधिक माना जाता है। तो इसे याद रखना है। अब सौरमंडल देख लेते हैं। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल में सूर्य व एक खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे ना हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल। सूर्य के चारों ओर जितने भी पिंड चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म पिंड हो चाहे विशाल पिंड हो, वो सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल के संबंध में कई सिद्धांत आए, जिसमें एक सिद्धांत का नाम था भूकेंद्रीय सिद्धांत, जिसका इंग्लिश में नाम है जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसे ध्यान रखना है, हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों याद रखना है।
दोनों नाम से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था, जो मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री थे। तो टॉलमी जरूर याद रखना है। एक सिद्धांत था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसका इंग्लिश में नाम था हेलियोसेंट्रिक, और ये दिया था कोपरनिकस। और जो कोपरनिकस थे वो पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत था, इनका मानना था कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसके केंद्र में क्या है? अपनी पृथ्वी है। जबकि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में क्या मानना था कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसके केंद्र में क्या है? सूर्य है। दोनों सिद्धांतों में यही अंतर है। भूकेंद्रीय सिद्धांत में पृथ्वी को केंद्र माना गया था, जबकि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में सूर्य को केंद्र माना गया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमी ने दिया था, जो कि मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री थे, और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था, जो कि पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। ये ध्यान रखना है। एक दिया था ग्रही कक्षाओं के नियम, जिसे केपलर ने दिया था। ये तीनों पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि केपलर वाला चीज़ अधिक पूछी जाती है। ग्रही कक्षाओं के नियम किसने दिए थे? केपलर ने। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। भूकेंद्रीय दिया था टॉलमी ने, सूर्य केंद्रीय दिया था कोपरनिकस ने, और ग्रह कक्षाओं के नियम दिए थे केपलर ने। फिर जाके 20वीं सदी में दुग्ध मेखला की स्थिति क्लियर हुई थी कि आकाशगंगा में सूर्य एक कहीं दूर पर एक कोने पर स्थित है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और सौरमंडल में जो कि हम 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं, अब अगली कक्षाओं में जो सौरमंडल में पढ़ेंगे वो चीज़ है जैसे कि सौरमंडल में क्या देख ही चुके हैं, सिद्धांत देख ही चुके हैं। इसमें से कुछ चीज़ें रहेंगे, जैसे कि तारा क्या होता है, तारा काहे से बना है, तारे की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारा सूर्य भी एक तारा है, उसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ग्रह देखेंगे, ग्रह किसे कहते हैं, क्यों ऐसी चीज़ को ग्रह कहा जाता है, उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। क्षुद्र ग्रह कहाँ से बन गए हैं, क्यूपर बेल्ट क्या कहलाता है, धूमकेतु कैसे बन जाते हैं, उल्कापिंड क्या है, टूटता तारा कैसे होता है, टूटते तारे वाली घटनाएं कैसे घटित होती हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, और जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ विष मांगने की कोशिश करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो क्या है? शूटिंग स्टार है, टूटता तारा है। इन सभी चीज़ों का जो डाउट है या विश्लेषण है हम अगली कक्षा में करेंगे। तो ये भूगोल की हमारी पहली कक्षा थी। इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी तो हमने उसे समझ लिया है, देख लिया है। इससे ज़्यादा कहीं भी डीप नहीं जाना है और किसी दूसरी बुक को प्रेफरेंस नहीं करना है। जब आवश्यकता होगी तब हम कह देंगे कि इस चीज़ से ये पॉइंट ले लीजिए। अनावश्यक रूप से किसी दूसरे बुक को नहीं पढ़ना है। बुक्स का ढेर लगाने से अच्छा है थोड़ा सा मटेरियल पढ़ो, कम मटेरियल पढ़ो, लेकिन उस मटेरियल को अधिक से अधिक बार पढ़ो ताकि वो कंटेंट हमें एग्ज़ाम के टाइम पर याद रहे। आप इतनी सारी बुक खरीद लेते हैं और उसे पढ़ते हैं, कहीं इस बुक से पढ़ेंगे ज्योग्राफी, कहीं दूसरे बुक से पढ़ेंगे, कहीं तीसरे बुक से पढ़ेंगे। कभी एक ही सब्जेक्ट की कई बुक्स कभी मत बनाओ। कोई एक बुक से या कोई एक मटेरियल, एक बेस मटेरियल बना के रखो जिसे आप बार बार रिवाइज कर सकें। हमारा ऐसा मानना है कि 10 बुक पढ़ने से अपेक्षा एक बुक को 10 बार पढ़ना है ताकि आपको दिमाग में अच्छी तरीके से याद रहे, उस चीज़ को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट याद रहे, क्योंकि आपकी जो आँखें होती हैं वो विजुअल तरीके से अधिक पकड़ती हैं। तो आपको मटेरियल कम से कम रखना है, अधिक से अधिक बार उसे पढ़ना है, और जहाँ बुक की प्रेफरेंस होगी हम आपको बता देंगे कि कौन सी बुक से क्या लेना है। आपको अदर मटेरियल पे नहीं जाना है फ़िलहाल तक, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जिसे आपको याद रखना है। बाकी आगे चल के जहाँ प्रैक्टिकल होगा वहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।